गिरफ्तारी के 26 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी, जिसकी खबर मिलते ही शाहरुख खान के कुछ समर्थक उनके बंगले मन्नत के बाहर एक पोस्टर लेकर पहुंच गए। आर्यन के स्वागत में नारे सुनाई देने लगे। थोड़ी ही देर में आतिशबाजी भी शुरू हो गई। जश्न इसलिए मना क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत दे दी। डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन, मुनमुन और अरबाज की रिहाई शनिवार तक हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने जमानत के बाद एक बार फिर एनसीबी पर हमले तेज कर दिए। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। जमानत के फैसले के बाद शाहरुख खान और उनकी लीगल टीम की एक तस्वीर सामने आई। इस टीम में सतीश मानशिंदे के अलावा कई दूसरे वकील भी दिखे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है और अदालत के आदेश के मुताबिक तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब तक ये केस चलता रहेगा तीनों आरोपी देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि केस से जुड़ी कोई भी बात आरोपी न तो मीडिया को बता सकते हैं, न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हैं। जब तक केस की सुनवाई चलती रहेगी, हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा अगर शहर से बाहर जाना होगा तो उसके लिए पहले जांच एजेंसी से इजाजत लेनी जरूरी होगी, और केवल इजाजत ही नहीं लेनी होगी बल्कि अपना पूरा कार्यक्रम पहले से जांच एजेंसी को बताना भी पड़ेगा। इसके अलावा भी किसी भी गवाह या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा करने का शक भी जांच एजेंसी को हुआ तो जमानत रद्द करने की अपील कोर्ट में की जा सकती है। 100 बात की एक बात यह कि आर्यन खान को गिरफ्तारी के 25वें दिन जमानत मिली और इससे यह भी साफ हो गया कि वो दिवाली अपने घर पर मना पाएंगे, लेकिन अभी जेल से रिहाई के लिए उन्हें 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल के अधिकारियों के पास कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी पहुंचना जरूरी है, जो अभी आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों को नहीं मिल पाई। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कई राज्यों में हो रही पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और यह कड़ी टिप्पणी की कि इन मामलों में जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अदालत किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन त्योहार के नाम पर आम लोगों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर बैन लगा दिया था। केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर ग्रीन पटाखों के फर्जी स्टिकर लगाकर बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर संकट खड़ा हो गया। राज्य में बहने वाली गंगा, रामगंगा, बूढ़ी गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं बांधों से पानी छोड़े जाने से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाके बाढ़ के पानी में घिर गए। इस आफत का सामना फर्रुखाबाद जिले को भी करना पड़ा, जहां करीब 200 गांवों में हाहाकार मच गया। सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। उसी पानी में जिनका निकलना जरूरी था वो किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को पार कराते दिखे। कई लोग तो डर के मारे ऊंची जगह पर खड़े ही रह गए। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। सबसे ज्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को हुई। वो किसी तरह संभल कर आगे बढ़ते नजर आए। वहीं जिन इलाकों में पानी का स्तर काफी ज्यादा था, वहां लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ा। कई जगहों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। इस तबाही से किसान तो पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उनकी कई महीनों की मेहनत बाढ़ में डूबने से बर्बाद हो गई। मतलब ये तबाही मची हुई बाढ़ की, इससे आगे गेहूं की कोई उम्मीद नहीं है कि 2 महीने तक ये पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह की तस्वीरें हरदोई से भी सामने आई। वहां भी नदियों के पानी ने खूब कहर बरपाया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। मतलब उन इलाकों में बाढ़ की वजह से न तो कोई जा सकता है और न वहां फंसे लोग आसानी से निकल सकते हैं। रामगंगा, गंगा और गर्रा बहती हैं, वो पूरी तरह से उफान पर थी और अब उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम कई इलाकों में पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव के लिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।
सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने में औसत से 8-10 गुना तक ज्यादा बारिश हुई, जिसकी मार अब यूपी पर पड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड से निकलकर गंगा और रामगंगा नदियां यूपी में ही आती हैं, जिनके बांधों से उत्तराखंड में पानी छोड़ा गया तो यूपी में जो बांध इन नदियों पर हैं वो भर गए और अब उनका पानी छोड़ा जा रहा है, जो नदियों के किनारे बसे गांवों को डुबो रहा है। रेलवे ने अपने अधिकारियों के चाय नाश्ते के खर्चे पर लगाम लगा दी। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने अधिकारियों की सरकारी बैठकों के दौरान चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च की सीमा तय कर दी, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए रैंक के आधार बनाया गया है और उसी के तहत रेलवे अधिकारियों को चाय नाश्ते पर खर्च करने की इजाजत मिलेगी। यानी सेक्शन ऑफिसर और उनके बराबर के अधिकारी 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी 1 महीने में 1200 रुपए तक का खर्च चाय नाश्ते पर कर सकेंगे। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह रकम 2500 रुपए होगी। वहीं रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपए रखी गई। खास बात यह कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के दूसरे सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं की गई है, यानी उन पर यह नया आदेश लागू नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली के बाद एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी डेंगू के मरीज अचानक बढ़ने लगे। बताया गया कि हाल के दिनों तक हुई बारिश की वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिला, जिससे डेंगू ने अपने पैर पसार लिए। दिल्ली के बेहद पास गाजियाबाद में तो डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, उसके लक्षण वाले करीब 250 मरीज रोजाना जिला अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अस्पताल में भारी भीड़ दिखी। कार्ड बनवाने के लिए परेशान मरीज बुखार होने के बावजूद कोरोना से बचाव के नियम तोड़ते दिखे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर लोग यहाँ पर गाजियाबाद जिले में बीमार हैं। जैसे ही 50 से 70 मरीजों के डेंगू के चपेट में आने की पुष्टि रोजाना होने लगी, अस्पताल प्रबंधन ने भी उसी हिसाब से वार्ड को तैयार कर लिया। मच्छरों से बचने के लिए सभी बिस्तरों पर मच्छरदानी के इंतजाम नजर आए और 30,000 से कम प्लेटलेट वाले मरीजों को गंभीर मानकर भर्ती किया जाता दिखा। डेंगू के मरीज जो हैं आते हैं 30,000 से कम प्लेटलेट वाले, तो उनका हम लोग वो कराते हैं। डेंगू वार्ड में वरिष्ठ डॉक्टर खुद मरीजों की सेहत पर तो नजर रखते दिखे ही, साथ ही इससे बचाव के बारे में भी बताते नजर आए, जिसकी वजह इस साल मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी बताई गई। देश भर से मिले एक आंकड़े के मुताबिक डेंगू ने इस बार बीते 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ऐसे आंकड़ों को जयपुर की हालत सही ठहराती दिखी, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में डेंगू के लक्षण के बाद मरीज पहुंचने लगे तो भीड़ लग गई। इलाज के लिए पर्ची बनवाने से लेकर जांच के लिए पैसे जमा करवाने वाले काउंटर तक पर लंबी लाइन नजर आई, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने और जांच में काम आने वाली किट की कमी से मुसीबत कम होती नहीं दिखी। जो एलाइजा टेस्ट होता है खासतौर पर डेंगू के लिए, उस किट की कमी है। कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते मामलों से अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार भी परेशान नजर आए, जिसकी वजह पूरे देश के साथ ही राजस्थान में डेंगू की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े बताए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में डेंगू के करीब 8,500 मरीज मिले, जिनमें 14 की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर गई, जबकि उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा बताई गई। यही नहीं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का आंकड़ा तो और डराने वाला दिखा, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर तक ही देश में डेंगू के 60,112 मरीज मिल चुके हैं, जबकि सितंबर के बाद भी बारिश होने से डेंगू के मरीज बेतहाशा बढ़ गए। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों की रोकथाम और उससे बचने की जरूरत बताई गई और डॉक्टरों ने डेंगू होने पर डरने की बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, पेशाब जो है वो सामान्यतः जो है वो ठीक आना चाहिए, पानी जो है वो अपना लेते रहें। सौभाग्य की बात यह कि डेंगू बुखार मच्छरों से फैलता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, और इसीलिए डेंगू के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, जिनमें हम, आप, नगर निगम, प्रशासन सब शामिल हैं, जो हर साल आधा मानसून बीतने के बाद डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को अपने आसपास पनपता देखते हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहते हैं, जिसकी वजह से पिछले 6 साल में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। और यह आंकड़ा भी 1 महीने पहले तक का है, जबकि पूरे देश में इस महीने डेंगू ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जो कड़ाके की सर्दी पड़ने तक जारी रह सकता है। आर्यन केस में एनसीबी के गवाह बने किरण गोसावी को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुणे पुलिस ने दावा किया कि किरण की गिरफ्तारी 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले में की गई, जिसके लिए पुणे पुलिस की एक टीम पुणे के पिंपरी इलाके में पहुंची। किरण गोसावी को पुलिस ने पूरे सुरक्षा घेरे के बीच से निकाला। किरण के चेहरे को भी काले कपड़े से ढक दिया गया। हालांकि पुलिस के हाथ लगने से पहले ही गोसावी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया।
इस वीडियो में किरण गोसावी ने प्रभाकर साहिल की कॉल रिकॉर्ड की जांच करने को कहा। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साहिल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। हालांकि पुणे पुलिस ने साफ किया कि गोसावी की गिरफ्तारी का आर्यन या एनसीबी से जुड़े किसी भी मामले से ताल्लुक नहीं है। हमारे को पता चला ये कौन है, क्या है, और हमारे पास उसका एक पेंडिंग गुना है, तो आज सवेरे हमने उसको डिटेन किया है और अरेस्ट की कार्रवाई चालू है। पुणे की जिला अदालत ने गोसावी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। माना जा रहा है कि आर्यन वाले मामले में अब किरण गोसावी से पूछताछ हो सकती है। इस बीच समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक भावुक चिट्ठी लिखकर पूरे मामले में मदद मांगी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि इस चिट्ठी में क्रांति रेडकर ने लिखा कि वो मराठी आदमी के हक के लिए उद्धव ठाकरे को लड़ता हुआ देखकर बड़ी हुई हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र किया और लिखा कि ये दोनों दूसरों पर अन्याय करने और खुद पर हो रहे अन्याय को सहने को गलत बताते थे। क्रांति ने इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि एक मराठी महिला की गरिमा के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, अगर बाला साहब जीवित होते तो वो ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार पर हो रहे निजी हमले राजनीति के निचले स्तर को दिखाने वाले हैं। चिट्ठी के आखिर में उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूरे घटनाक्रम में न्याय करने की और उनके परिवार की मदद करने की अपील की। सौभाग्य की एक बात यह कि किरण गोसावी खुद को प्राइवेट जासूस बताता है, जिसे एनसीबी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त अपना गवाह बनाया था, जबकि वो पुणे पुलिस के रिकॉर्ड में 2 साल पहले ही भगोड़ा घोषित हो चुका था, जिस पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक आदमी को ठगने का आरोप था। लेकिन पुणे पुलिस की नजर उस पर तब पड़ी जब एनसीबी की हिरासत में आर्यन खान के साथ उसका वीडियो सामने आया और उसी के सिक्योरिटी गार्ड प्रभाकर साहिल ने उसे एनसीबी के नाम पर दलाली करने का उस पर आरोप लगाया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड लड़के की तरफ बढ़ा। इसी बीच दूसरे आदमी ने उस लड़के पर डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते कई गार्ड वहां इकट्ठा हो गए और सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लड़के ने आरोप लगाया कि उसकी कार पर स्टिकर न होने की वजह से बहस हुई और इसके बाद सारे गार्ड उन दोनों पर टूट पड़े। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन ले लिया। उससे कार्रवाई करेंगे। हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है। हाउसिंग सोसाइटी में हुई इस मारपीट से बाकी लोग भी सहम उठे। वहां मौजूद लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और यह हंगामा काफी देर तक चला। सौभाग्य की एक बात है कि नोएडा में पिछले महीने एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कई सिक्योरिटी गार्ड ने एक फ्लैट के मालिक को पीटा था और अब एक बार फिर वैसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बारे में बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में किराए पर रहने वाले युवक की कार पर उस सोसाइटी का स्टिकर नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका और कहासुनी के बाद मार पिटाई शुरू हो गई। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते दिखे कि बीजेपी कई दशकों तक भारतीय राजनीति में बड़ी ताकत बनी रहेगी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि प्रशांत किशोर का जो वीडियो वायरल हुआ वो गोवा में हुए एक कार्यक्रम का बताया गया, जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि बीजेपी आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी और वो भी बड़ी ताकत बनकर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को करीब 30% वोट मिले हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो इस झांसे में न रहे, इस धोखे में न रहे, इस गलतफहमी में न रहे कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और उसे सत्ता से बाहर कर देंगे। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. सौभाग्य की एक बात है कि प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान के रणनीतिकार थे, इसलिए पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह का अंदाजा उन्हें है, जिसके आधार पर उन्होंने दशकों तक बीजेपी के मजबूत रहने की भविष्यवाणी की। क्योंकि प्रशांत किशोर को लगता है कि राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता जल्द खत्म हो जाएगी, या उम्मीद पाल चुके हैं, जिसे पीके ने राहुल गांधी का भ्रम बताया, जिनके साथ वो 2017 के यूपी विधानसभा में
चुनाव में काम कर चुके हैं और तब भी खबर आई थी कि राहुल गांधी के काम करने के स्टाइल को देखने के बाद ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ आगे काम न करने का मन बना लिया।